रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन इन नॉवल। एपिसोड 8। अभिमन्यु खींचकर सनम को अंदर लाता है और वहां खड़े सारे सर्वेंट को घर से बाहर भेजकर गेट को बंद कर देता है और बोलता है, क्या बोला तुमने? दोबारा से बोलना। हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है, हमें अभी इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। जान ले लूंगा तुम्हारी और खुद की भी अगर तुमने मुझसे दूर जाने के बारे में, ये हमारे रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोचा भी। तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो ना, रहो जितना मर्जी उतना दूर रहो जब तक तुम्हारा मन करे दूर हो। लेकिन अगर तुमने खुद को मुझे अलग करने की कोशिश की या किसी और के करीब जाने की कोशिश की, तब तुम्हें पता चलेगा अभिमन्यु आहूजा क्या चीज है। क्योंकि मैं जितनी तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना, इतनी इस दुनिया में किसी से नहीं करता। और हाँ, अगर तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा ना, तो खुद की जान भी ले लूंगा, लेकिन ना कभी खुद को किसी के करीब जाने दूंगा और ना ही तुम्हें कभी किसी के करीब आने दूंगा। सनम से दूर होकर कहती है, आप पहले किसी और के करीब जा चुके हैं। अभिमन्यु करता है, पता करो क्या उसमें मेरी गलती थी? वह सब मैंने किया, हर चीज को पता कर लेती हो, पता करो उसको भी। अगर मेरी गलती इसमें 1% कर दिया ना, स्क्वायर खुद को उसी दिन खत्म कर दूंगा, क्योंकि उसे दूर तक मैं नहीं जाने दूंगा। और मेरे मरने के बाद तुम्हें जो करना हो वह कर लेना। अभिमन्यु की ऐसी बातें सुनकर सनम थोड़ी देर चुप रहती है, तभी बाहर से कुछ करने की आवाज आती है। फिर वह दोनों उसे आवाज से ध्यान हटाकर अपनी लड़ाई पर कंसंट्रेट करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे अभिमन्यु सनम के करीब जाने लगता है और सनम अपने कदम पीछे लेने लगती है। ऐसे करते करते सनम सोफे पर गिर जाती है और अभिमन्यु उसके ऊपर झुक जाता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिता लेना। और फिर उसे अपनी गोदी उठाकर बोलता है, कमरा कहाँ है तुम्हारा? सनम उसे कैमरा बताती है तो वह से लेकर कमरे में चला जाता है और बेड पर बैठकर गेट को लॉक करके उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, अब मैं जो कुछ भी बोलेगा उसे ध्यान से सुना, और हाँ, जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाती तब तक मेरी बात बीच में मत काटना। सनम हाँ बोलकर बेड से टककर बैठ जाती है। फ्लैशबैक स्टार्ट। अभिमन्यु उसी दिन अमेरिका से वापस आया था और आते ही नमन बताया कि उसे मिस्टर गोयल के यहाँ बिजनेस पार्टी में जाना है। अभिमन्यु जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसे जाना पड़ा क्योंकि मिस्टर गोयल के साथ उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। इसलिए जब अभिमन्यु वहां पहुंचा तो मिस्टर गोयल से मिलकर एक तरफ जाकर बैठकर बातें करने लगा। बोल नमन, अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पता नहीं कहां से किया गई, लेकिन अभिमन्यु से बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। वह वहां से उठकर दूसरी जगह जाकर एक बिजनेसमैन से बातें करने लगा। फिर किया नहीं, एक बेटा से को अपने पास बुलाकर उसे बहुत सारे पैसे दिए और अभिमन्यु के ड्रिंक में ड्रग्स मिलती है और अब मैं पूजा कर दिया। अभिमन्यु ने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, उसने वह ड्रिंक उठाकर पी लिया। उधर नमन सुरभि से बात करने में बिजी था, उसने भी ध्यान नहीं दिया था। 10 मिनट बाद अभिमन्यु को अपने शरीर में गर्मी लगने लगी तो नमन के पास क्या और उससे बात की तो नमन ने कहा, तो यही होटल में एक रूम बुक कर लेते हैं और वहीं रुक जाए। नमन रूम बुक कर अभिमन्यु को लेकर रूम में चला गया। अभिमन्यु रूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा होकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह इतना समझ चुका था किसी ने उसे ड्रग्स दिया है और नमन किसी काम से बाहर चला गया। जब अभिमन्यु रूम से बाहर आया तो उसने देखा उसके रूम में किया मौजूद थी। अब मैं उसे रूम से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जा ही नहीं रही थी। वह बार बार अभिमन्यु के करीब आने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु में से बहुत तेज धक्का मारा, वह फर्श पर गिर पड़ी, फिर भी वह अपनी हरकतों से पास नहीं आए। अभिमन्यु के करीब आने लगी, लेकिन अभिमन्यु उसे खुद को छूने भी नहीं दे रहा था। तो तेरे सनम से प्यार करता था और उसके अलावा कोई उसे छोड़ो जैसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। फिर जबरदस्ती वह किया को रूम से बाहर निकाल कर अंदर से रूम को लॉक कर लेता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। उसने एंटीडोट भी ले लिया था, लेकिन वो उसके सोने के बाद किया उसके रूम में कैसे आए उसे कुछ भी नहीं पता था कि जब उसकी सुबह आंख खुली पानी की वजह से, तो उसने सनम को खुद के सामने खड़ा पाया और अपने बगल में किया को। फ्लैशबैक एंड। अभिमन्यु सनम की तरफ देखा है और बोलता है, बताओ इसमें मेरी गलती कहाँ थी? बोलो ना, कहाँ थी मेरी गलती जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, 6 महीने खुद से दूर रखा? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम हमेशा मेरे प्यार को आजमाइश में डाल देती हो। सनम, अगर यही सब आपने देखा होता मुझे किसी दूसरे लड़के की बाहों में बिना कपड़ों के, तो आप कैसे रिएक्ट करते? अभी मैंने कुछ नहीं कहता है, बताएं ना अभी कैसे करते हैं आप? क्या आपको बुरा नहीं लगता कि आपकी बीवी किसी दूसरे मर्द के बाहों में बिना कपड़ों के लेटी हुई है? चाहे उसका उसे मर्द के साथ कोई रिश्ता ना हो, चाहे वह अपनी कोई होश में ना हो, लेकिन देखने वाला आदमी से गलत ही समझना। मुझे आप पर विश्वास था, लेकिन मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का था कि आप घर आने के बजाय होटल रूम में क्यों रुकी? जब आपको ट्रक दिया गया था तो आप सीधे घर आते ना मेरे पास आते, लेकिन नहीं, अपने होटल में रुकना मंजूर किया, लेकिन मेरे पास आना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें होता नहीं करना चाहता था। तुम जानती हो ना, ट्रक के नशे में इंसान जानवर बन जाता है।
मैं तुम्हें वह दर्द वह तकलीफ नहीं देना चाहता था सनम कि हमारे बीच वह रिश्ता पहली बार बनता, कि हमारे बीच वह सब कुछ पहली बार होता। नहीं ना, हम जाने कितनी बार एक दूसरे के साथ वह सब कुछ कर चुके हैं, फिर भी आपको डर था। मेरे लिए नहीं, बात कुछ और थी, इसलिए आप घर नहीं आए थे। अभिमन्यु सनम के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके नाक से अपनी नाक रगड़कर कहता है, कोई बात नहीं थी जान, बस मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा वह एक गलत कदम हम दोनों को 6 महीने के लिए दूसरे से अलग करते हैं। और हाँ, अब तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती और ना ही मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा, इसीलिए चुपचाप मेरे साथ वापस चले सनम। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगी, क्योंकि वह शहर मेरा नहीं है, वह लोग मेरे नहीं है। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप यहाँ इसी शहर में रहे, लेकिन मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँ। अभिमन्यु, लेकिन क्यों क्यों जिद कर रही हो तुम? ये जीत नहीं है, बस मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। अभिमन्यु, ठीक है, फिर हम दोनों यहीं रहेंगे। मैं भी अपना बिजनेस नहीं सूख कर देता हूँ, वहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर लेता हूँ, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। सनम कसकर अभिमन्यु के सीने से लग जाती है। 6 महीने बाद आज जाकर उसे सुकून हासिल हुआ था, उसे उसका अभिमन्यु हासिल हुआ था। फिर मैं धीरे धीरे अभिमन्यु के सीने पर चमन लगती है, उसकी हरकत से अभिमन्यु की आंखें बंद हो जाती है। अब वह बोलता है, आंख से खेल रही हो बेबी, 6 महीने का गुस्सा है मेरे अंदर, अगर तुम पर निकला ना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं बर्दाश्त करना चाहती हूँ अभिमन्यु, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, तुम्हारी सांसों में खुलने चाहती हूँ। अभिमन्यु, ठीक है, जब तुम खुद ये चाहती हो मुझे कोई एतराज नहीं। और उसके ऊपर जाकर उसके होठों को चूमने लगता है। फोटो को चूमने के साथ साथ बस उसके सीने को भी प्रेस कर रहा था। कभी वह धीरे से करता, कभी बहुत तेज से। किसी के साथ सनम की सरकियों की आवाज पूरे कमरे में घुसने लगती है। फिर अभिमन्यु उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसके सारे कपड़े निकाल कर फेंक देता है और अपनी भी, और फिर एक ब्लैंकेट से दोनों को कर करके फिर से उसे चूमना लगता है। कभी उसके होठों पर, कभी गले में, कभी कॉलरफोन पर, कभी सीने पर, पेट पर, पैरों पर, हर जगह वह अपने प्यार की निशानी छोड़ना जा रहा था। और फिर की तरफ देखकर कहता है, रेडी तुम सनम? अपनी पलकें झटकाकर उससे आगे बढ़ाने की इजाजत देती है। उसी के साथ दोनों अपने प्यार के सफर में आगे बढ़ जाते हैं। आज अभिमन्यु कुछ ज्यादा ही वाइल्ड था, क्योंकि अब उसे सिर्फ अपनी सनम चाहिए थी। अब उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, आज उसे उसकी सनम मिल गई थी। अब वह अपनी दुनिया में मगन हो गया था। उनके ये प्यार का सिलसिला पूरी रात चलता है। सनम ने अभिमन्यु को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि अभिमन्यु की ब्राइटनेस अब सनम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन अभिमन्यु रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर सनम ने भी उसे रोकना बंद कर दिया, वह जो कर रहा था उसे करने दिया। पूरी रात उन दोनों का ये सफर ऐसे ही चला रहा। सुबह 7 बजे अभिमन्यु ने सनम को छोड़ा। सनम वही करवट बदल कर सो गई, अभिमन्यु भी पीछे से उसे चिपक कर उसे बाहों में भर कर सो गया। दोपहर के 1 बजे अभिमन्यु की नींद खुली तो देखा है सनम अभी भी उसकी बाहों में बिना कपड़ों के सोए हुए थे। वह से इस तरीके से देखकर मुस्कुराने लगता है और उसकी गर्दन में चूमते हुए बोलता है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ये 6 महीने मैं कैसे निकाले थे यह मैं जानता था। मैं जिंदा तो था सनम, लेकिन पता नहीं जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। अगर तुम मुझे ना मिलते ना तो सच में किसी दिन में खुद को ही खत्म कर देता। तभी सनम पीछे पलट कर अभिमन्यु के गले में अपना चेहरा छुपा लेती और कहती है, मेरे लिए भी यह 6 महीने आसान नहीं थे। अभी क्या करती मैंने कई बार तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुम्हें और किया को उसी तरह याद करके मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। फिर धीरे धीरे अभिमन्यु उसके गले पर और होठों पर किस करने लगा। सनम, रहती है आप नहीं, तुमने कल रात मुझे बहुत परेशान किया है। अभिमन्यु कहता है, गलती भी तो तुम्हारी थी, क्यों इतने महीने मुझे टूट रही, अब सजा तो तुम्हें बहुत नहीं पड़ेगी। इतने महीना का कसर मैं बहुत जल्दी निकाल लूंगा। और फिर से वह दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। शाम को 8 बजे अभिमन्यु सनम को गोदी में उठाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। तभी वह देखता है वहां पर कीर्ति और नमन भी बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर थोड़े शर्मा जाते हैं। नमन अभिमन्यु से कहता है, भाई आपको भाभी क्या मिला यार, आप तो कमरे से बाहर ही नहीं आ रहे थे। बेचारी भाभी को ना ब्रेकफास्ट करने दिया ना लंच करने दिया, ऐसे उनके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी। नमन की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सनम को देखने लगता है, नीचे देखने लगती है। फिर वह सब लोग डिनर करते हैं और सुपर बैठकर बातें करने लगते हैं। कीर्ति आज ऑफिस की सारी अपडेट सनम को दे रही थी और यह भी कि मिस्टर खन्ना ने सैटरडे को अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी रखी है और अपना आगे का प्रोजेक्ट हमारे साथ डिक्लेयर करने वाले हैं। सनम बहुत खुश हो जाती है। अब मैं जब सनम से पूछता है तो सनम से अपनी कंपनी के बारे में बताती है। अभिमन्यु सनम की सक्सेस को देखकर 6 महीने में बहुत खुश होता है और उसे अपने गले लगाकर उसके माथे को चूम लेता है। वही करती भी चोरी चोरी नमन को देख रही थी और इस बात का नमन को भी एहसास था, लेकिन नमन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, क्योंकि शायद नमन के दिल में आज भी सुरभि ही मौजूद थी, इसीलिए वह कीर्ति को कोई होप नहीं देना चाहता था। फिर बोलो अपने अपने ऑफिस की बातें कर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अभिमन्यु जब कमरे में आता है तो देखा है सनम बेड पर पूरे ब्लैंकेट से कर होकर लेटी हुई थी। अभी मैं उसके पास आकर लेट जाता है, उसकी कमर में अपना हाथ फंसाकर उसे खुद से चिपक लेता और कहता है, क्या हुआ, डर लग रहा है? सनम करती है, मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए मुझे सोने दो। अभिमन्यु कहता है,
थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, उसके बाद सोते हैं और उसके ऊपर जाकर उसे किस करने लगता है, कभी उसके ऊपर हाथ को, कभी लोअर लिप्स को शक करने लगता है। और फिर उन दोनों का प्यार का सफर शुरू हो जाता है जो रात के किस पर में जाकर रुकता है, कहना नामुमकिन था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे तो सनम से कहती है, मैं आपसे मिलने के लिए कल शाम को मल्होत्रा फैमिली आई थी, लेकिन आप रूम से बाहर नहीं आई थी तो मैं भी उन्हें अंदर नहीं आने दिया, अब वहीं से बाहर चली गई। मैं उनके जाने के बाद एक लड़की आई थी, वह आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, कह रही थी आप उनकी जिंदगी में ग्रहण बनकर आए हैं और अगर आपको उनके साथ ऐसा ही करना था, तुमने अपनी फैमिली में शामिल करने का कोई मतलब ही नहीं था ना। और भी पता नहीं वह क्या क्या आपके बारे में कह रही थी, पर मैंने आपको नहीं बुलाया और मैंने उन्हें वापस भेज दिया। सनम क्या नाम बताया था उसने अपना, वह उसे दिन भी मल्होत्रा फैमिली के साथ यहाँ आई थी और कल भी आई थी, फिर मल्होत्रा फैमिली के यहाँ से जाने के बाद वह फिर से आई थी। सनम आपकी वह आए ना तो उसे बोल देना यहाँ उसका कोई नहीं रहता है, इसलिए बार बार यहाँ आकर हमें परेशान ना करे। कीर्ति हाँ बोल देती है, फिर अभिमन्यु नमन अपनी ऑफिस चले जाते हैं और कीर्ति और सनम अपने ऑफिस चले जाते हैं। भाई नमन के मन में अभी भी करती की कही हुई बातें चल रही थी। नमन कहता है, तुम कभी नहीं सुधर सकती ना, तुमसे यह उम्मीद करना ही बेकार है कि तुम सुधर जाओगी, तुम्हें जो करना है तुम करो, और गाड़ी ड्राइव करने लगता है। अभिमन्यु भी सुरभि के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक से शरीर को हुआ क्या जो वह सनम से इतनी नफरत करने लगी कि उसे उसकी फैमिली से और अभिमन्यु से दूर करने को तैयार हो गई। तुमने अपनी फैमिली में शामिल करने का कोई मतलब ही नहीं था ना। और भी पता नहीं वह क्या क्या आपके बारे में कह रही थी, पर मैंने आपको नहीं बुलाया और मैंने उन्हें वापस भेज दिया। सनम क्या नाम बताया था उसने अपना, वह उसे दिन भी मल्होत्रा फैमिली के साथ यहाँ आई थी और कल भी आई थी, फिर मल्होत्रा फैमिली के यहाँ से जाने के बाद वह फिर से आई थी। सनम आपकी वह आए ना तो उसे बोल देना यहाँ उसका कोई नहीं रहता है, इसलिए बार बार यहाँ आकर हमें परेशान ना करे। कीर्ति हाँ बोल देती है, फिर अभिमन्यु नमन अपनी ऑफिस चले जाते हैं और कीर्ति और सनम अपने ऑफिस चले जाते हैं। भाई नमन के मन में अभी भी करती की कही हुई बातें चल रही थी। नमन कहता है, तुम कभी नहीं सुधर सकती ना, तुमसे यह उम्मीद करना ही बेकार है कि तुम सुधर जाओगी, तुम्हें जो करना है तुम करो, और गाड़ी ड्राइव करने लगता है। अभिमन्यु भी सुरभि के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक से शरीर को हुआ क्या जो वह सनम से इतनी नफरत करने लगी कि उसे उसकी फैमिली से और अभिमन्यु से दूर करने को तैयार हो गई। तभी अचानक नमन को अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है, तुम्हारे सुरभि के बीच कुछ हुआ है क्या? आजकल तुम मुझसे मिलने भी नहीं चाहते, बातें भी नहीं करते, नहीं कर, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे शायद मेरी जरूरत नहीं है, तभी तो वह सिर्फ अपनी प्लानिंग में उसी में रहती है, उसे मेरी फिक्री नहीं है, ना कॉल करती है ना मैसेज करती है। तो तुम कर लिया करो प्यार, तो तुम भी उससे करते हो ना। मैं बहुत कोशिश की भाई उसे बदलने की, उसके दिल में जो भाभी के लिए गुस्सा है उसे निकालने की, लेकिन वह समझता ही नहीं मेरी बात को। मैं क्या करूं, मुझको समझ नहीं आ रहा। उससे मिलो, उसे समझाओ, अगर वह फिर भी नहीं समझती है तो फिर तुम्हें जो ठीक लगे वह करो। वह बच्ची है अभी, उसे कभी फैमिली का प्यार नहीं मिला, इसलिए शायद वह गलत रास्ते पर जा रही है। एक तुम हो जो उसे सही रास्ते पर ला सकते हो। कोशिश करूंगा भाई, और हाँ कीर्ति से थोड़ा दूर रहो, उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और एक साथ दो लड़कियों की फीलिंग से खेलने गलत बात है, इसलिए अगर तुम सुरभि से प्यार करते हो तो कीर्ति को क्लियर कर दो, ठीक है? और वह दोनों वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद सब लोग बिजी हो जाते हैं। लंच टाइम में नमन सुरभि को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। सुबह उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है, वह दोनों रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे लंच टाइम। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति और सनम अपनी एक मीटिंग के लिए इस रेस्टोरेंट में आई हुई थी। वह लोग प्राइवेट रूम में बैठकर मीटिंग कर रही थी, तभी अचानक से किसी काम से कीर्ति को रूम से बाहर जाना पड़ता है। तो जब वह रेस्टोरेंट एरिया में जाती है तो देखी है नमन एक लड़की को गले से लगाए हुए था और उसके माथे पर चूम रहा था। ये देखकर कीर्ति की आंखें नम हो जाती हैं और वह वहां से वापस प्राइवेट रूम में चली जाती है। कीर्ति को जल्दी वापस आया हुआ देखकर सनम मुझसे सारे से पूछता है तो करती नाम है गर्दनीला देती है। रेस्टोरेंट में सुरभि और नमन एक दूसरे के सामने बैठे थे। नमन सुरभि से, सुरभि हमें हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे को इस तरीके से छोड़ नहीं सकते। सुरभि नमन की तरफ देखती रहती है और कहती है, जब सनम मिल गई है तो तुम्हें हमारे रिश्ते पर मौका देना है, और जब सनम नहीं मिल रही थी तो तुम्हें मुझसे बात भी नहीं करनी थी। देखो फिर भी झगड़ा करने के लिए छोटी छोटी बातें बहुत है, और मैं सोच रहा हूँ मैं शादी का डिसीजन लेना चाहिए। हम लोग यहाँ से जाने के बाद अंकल से शादी की बात करेंगे, लेकिन मैं अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं भी अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे पापा का ऑफिस ज्वाइन करना है, मैं भी फ्री नहीं हूँ 2-3 साल। अगर तुम वेट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो तुम्हारी मर्जी। नमन तुम ये किस तरीके से बात कर रही हो, तुम तो इस तरीके से कभी बात नहीं
करती थी, तुम तो मेरी हर बात मानती थी, आज ऐसा क्या हो गया? सुरभि अक्ल आ गई है मेरे अंदर, इसलिए प्यारी सब कुछ नहीं होता इस दुनिया में, पैसा पावर भी बहुत कुछ होती है और मैं वही पैसा पावर कमाना चाहती हूँ जिससे दुनिया मेरी आगे झुके, इसलिए तुम भाभी को इस घर से अलग करना चाहती थी, जैसे भाभी के वहां से जाने के बाद वह पैसा और पावर तुम्हारा और उनका हो जाए तो मैं फैमिली और पैसा दोनों मिल जाए, हाथ में बुराई क्या है? सनम को बचपन से सब कुछ मिला है लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं मिला, तो मेरा हक बनता है, मिला तो शुरू से ओम को भी सब कुछ है, तो फिर तुम उनको भी तो उसे घर चला कर सकती थी, भाभी को ही क्यों? क्योंकि वह मेरा भाई है और मैं उसे खुद से अलग नहीं कर सकती, अभी वह भले ही मुझसे नाराज है लेकिन मैं जानती हूँ एक न एक दिन वह मुझे माफ कर ही देंगे, फिर हम सब एक फैमिली बनकर रहेंगे, लेकिन हमारी उसे फैमिली में सनम की कोई जगह नहीं है। सुरभि की बातें नमन को बहुत हार्ड कर रही थी लेकिन वह कुछ नहीं कहता, कहता ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, और वहां से उठकर चला जाता है। सभी वही बैठी बैठी जाते हुए नमन को देखती रहती है लेकिन कुछ नहीं रहती, फिर वह भी वहां से उठकर होटल के लिए चली जाती है। वहीं उसके पीछे खड़ी सनम सारी बातें सुन चुकी थी लेकिन वह कुछ नहीं रहती, वह भी वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, तो देखी है एंट्रेंस पर ओम और अरुण की उसका इंतजार कर रहे थे, वह उन दोनों को देखकर कोई रिएक्ट नहीं करती है और वहां से लिफ्ट में चली जाती है। वह दोनों जाती हुई सनम को देख रहे थे, तभी कीर्ति उनके पास आती है, अब बोलती है मैंने आपको ऑफिस में बुलाया है, नेहा मत खड़ी रहिए, फिर बोलो। वहां से कीर्ति के साथ सनम के ऑफिस में चले जाते हैं। जगह ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं तो सनम विंडो से बाहर पूरे मनाली को देख रही थी, फिर वह कहती है क्यों आप लोग मेरी जिंदगी में दोबारा आना चाहते हैं, जब आप लोग मेरे करने की दुआएं मांग रहे थे, मुझे उसे घर से जाने के लिए बोल रहे थे, तो आज क्यों आए हैं यहाँ, क्यों खुद को इतना परेशान कर रहे हैं आप लोग? बोलना मैं भूल जाए, आपका 2 बच्चे थे और है, मैं आपकी फैमिली में नहीं आती, और शायद मैं कभी आपकी फैमिली थी कि नहीं, बचपन में आप लोगों ने मुझे छुपा कर रखा, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने मुझे मल्होत्रा सर ने मुझसे करने से मना किया, मैंने कुछ नहीं, आप लोग बिजनेस पार्टी में जाते थे और मुझे घर पर छोड़ कर जाते थे, आप किसी की शादी में जाते मुझे घर छोड़ जाते, आप कहीं भी जाते मुझे घर छोड़ जाते, क्योंकि आप नहीं चाहते मैं दुनिया की नजरों में आऊं, तो अब क्यों मुझे दुनिया की नजरों में लाना चाहते हैं? जैसे आपने सुरभि के बर्थडे पर इतनी शानदार पार्टी रखी, सबसे उसे अपनी बेटी कहकर इंट्रोडक्शन दिया, तो सारी दुनिया जानती है ना आपके 2 बच्चे हैं, एक ये और एक थी, तो क्यों पड़े आप मेरे पीछे? मुझे अकेले रहने दीजिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी दुनिया खुद बसा लूंगी। ओम सनम का चेहरा पकड़ लेता है, कहता है हमने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया, हम तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, मुसीबत सनम बड़ी थी सुरभि से, बर्थडे दोनों का एक साथ था, भले ही मैं उसे 10 मिनट बड़ी थी, तो जब सभी को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया गया मल्होत्रा परिवार की बेटी बनकर, तो मुझे क्यों नहीं, मैं भी तो उसी के बराबर थी, अपने बार बार मुझे यह एहसास करवाया कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं, पर आज मैं आपको अपना पिता और भाई नहीं मानती, ठीक है, और मैं आपसे आज लास्ट बार कह रही हूं, बताएं मेरी लाइफ में मैं जैसी हूं, जहां हूं खुश हूं, मैं फिर से वही लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, मैं वह बर्दाश्त नहीं कर सकती है, मुझे आपसे, आपकी फैमिली से या आपके दोनों बच्चों से कोई लेना देना नहीं है मिस्टर मल्होत्रा, और अब आप जा सकते हैं, और हाँ, जो पैसे आपने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे ना, वह मैंने रिपीट आपके अकाउंट में डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, और 1 मिनट, ये ब्रेसलेट आपने मुझे गिफ्ट दिया था उसने नहीं चाहिए, आपकी बेटी को बहुत पसंद आएगा, और हाँ, नियति भाभी को मना कर उनसे शादी कर लीजिए, क्योंकि आपको इतनी अच्छी लड़की फिर कभी नहीं मिलेगी, पर अब आप लोग जा सकते हैं। वहां से वह वॉशरूम में चली जाती है, वॉशरूम में आकर तब ऑन कर रोने लगती है, उसकी आंखों के सामने वह हर एक लम्हा आने लगता है जब इन लोगों ने सुरभि के लिए उसे खुद से और खुद के परिवार से अलग कर दिया था, उसके दिल में इतनी गहरी चोट लगी थी, वह इतनी जल्दी तो किसी को माफ करने वाली थी नहीं, देखते हैं कि इन लोगों का रिश्ता फिर से एक हो, पता है या नहीं क्या बना पाएंगे सनम को पता नहीं, देखते हैं आगे। वही कीर्ति अपने ऑफिस में बैठी बार बार रेस्टोरेंट के सीन को याद कर रही थी, जब नमन किसी लड़की को अपने सीने से लगाए हुए था, ट्यून क्यों सोच लिया कि तुझे किसी का प्यार मिल सकता है, जब भी तू जानती है तुझे किसी का प्यार नसीब नहीं है, नमन की लाइफ में पहले से कोई और है, उसकी लाइफ में मत उसकी विधि और सिर्फ दूसरी औरत बनकर रह जाएगी, फिर वह अपने मन में निश्चय कर लेती है कि वह कभी भी नमन के आसपास नहीं जाएगी। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और रात को 8 बजे अभिमन्यु, सनम, नमन और कीर्ति घर पहुंचते हैं। आज करती थोड़ी उदास थी, उसने एक बार भी नमन की तरफ नहीं देखा था और यह चीज अभिमन्यु नोटिस की थी, वही नमन भी सुरभि की बातों में इतना खोया हुआ था, उसे ये सब चीज पता ही नहीं थी। सब लोग अपने अपने कमरे में फ्रेश होकर आते हैं और डिनर करने बैठ जाते हैं। कीर्ति सनम से कहती है मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सनम बोलो करती, क्या बात है? अब आपकी फैमिली आपके साथ रहती है, तो मैं सोच रही थी मैं अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती हूँ, आप लोगों को भी थोड़ी प्राइवेसी
चाहिए ना। दिन भर ऑफिस फिर घर पर अच्छा नहीं लगता, इसलिए डिनर के बाद में वापस अपने अपार्टमेंट जा रहे हैं और मॉर्निंग में आप तैयार होंगी उससे पहले मैं आ जाऊंगी। सनम कीर्ति की तरफ देखकर कहती है, कुछ हुआ है कि आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं मैं कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सर दर्द है और कुछ नहीं। सनम हाँ बोल देती है। खेती कहाँ से अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। इन सब बीच में ना तो अभिमन्यु ने कुछ कहा था और ना ही नमन में नमन का कुछ ना बोलना भी कीर्ति को बहुत तकलीफ दे किया था। अब कीर्ति समझ गई थी कि नमन की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। फिर वह कुछ नहीं रहती और अपने अपार्टमेंट में जाकर सो जाती है। कहीं अभिमन्यु और सनम के रूप में सनम अभिमन्यु के सीने पर कर रखे हुए लेटी हुई थी और कहती है, पता नहीं आज एक करती कुछ कोई सी थी, ऐसा लग रहा था जैसे ही वहां होकर भी नहीं थी। पता नहीं उसने रेस्टोरेंट में ऐसा क्या देखा था। उसके बाद ही बहुत परेशान थी। अभी मैंने सनम के बालों को सहलाते हुए बोलता है, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, उसे पर ध्यान कल दे लेना, उसे पूछ लेना सामने से क्या प्रॉब्लम है। सनम रहती है, आप ठीक बोल रहे हो। फिर वह दोनों आज के पूरे दिन के बारे में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और फिर अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहता है, क्या इजाजत है मुझे। अपनी पाल के झटका देती है अभिमन्यु सनम को अपने ऊपर खींचकर उसे किस करने लगता है कि करते करते वह उसके सारे कपड़ों को उतार कर फेंक देता है और दोनों प्यार की दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं। उनका ये सिलसिला रात के 3 बजे तक चलता है। फिर दोनों तक हर कर एक दूसरे को बाहों में भरकर ऐसे ही बिना कपड़ों के सो जाते हैं। नमन अपने रूम में बैठा सुरभि के बारे में सोच रहा था कि सुरभि में इतना चेंज कैसे आ गया, या सुरभि हमेशा से ऐसी ही थी या कोई बात है जो हम लोगों को नहीं पता। यही सब सोते हुए नमन अपने बेड पर लेट जाता है और उसको नींद कब आती है उसे पता ही नहीं चलता। वहीं सुरभि भी अपने बेड पर बैठे नमन और अपने बारे में सोच रही थी। फिर उसके फोन पर किसी का कॉल आता है और कॉल उठाकर रहती है, अपने जैसा बोला था मैं वही कर रही हूँ, लेकिन एक बात है, आपका काम करते करते मैं नमन से दूर होती जा रही हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने बोला था कि फिलहाल मैं नमन से दूर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसे वह सब बोल दिया। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपकी वजह से नमन को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपके साथ क्या करूंगी, आप जानते नहीं। उधर से कोई कुछ कहता है तो सुबह रहती है फैमिली है वह मेरी, आपकी वजह से मैंने सनम दीदी को हम सब से दूर किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उन्हें चोट पहुंचाओगे और मैं देखती रहूंगी। जिस दिन आपने सनम दीदी को चोट पहुंचाए उसे दिन सबसे पहले आपके सामने आप मुझे खड़ा पाओगे, और यह मैं धमकी दे रही हूँ, याद रखना इस बात को। तभी घर से कोई कुछ बोलता है तो फिर सुरभि कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी क्योंकि मैं नमन से प्यार करती हूँ और मैं किसी और से शादी कभी नहीं कर सकती, समझे। तुम दोबारा से मुझे फोन मत करना। फिर उधर से कुछ कहा जाता है तो सुरभि रोने लगती है और कहती है, क्यों कर रहे हो आप ये, पहले आपने कहा मैं मत लो मल्होत्रा फैमिली में जाऊं, मैं आ गई, आपने मुझे अपनी कठपुतली बनाकर रखा है, मैं उसे फैमिली की बेटी हूं, फिर भी मैं उन्हीं के खिलाफ जा रही हूं। मेरी बात याद रखना, अगर आपकी वजह से मेरे फैमिली के किसी भी मेंबर को तकलीफ हुई तो आप जानते नहीं है मैं आपके साथ क्या करूंगी। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी फैमिली में से किसी भी मेंबर को कुछ नहीं होना चाहिए, ना नमन को, ना सनम दीदी को और नहीं मेरी पूरी फैमिली को। बना मुझे आपका नाम जीजू और ओम भाई को बताने में ज्यादा तेज नहीं लगेगी, और आप जानते हैं ना वह दोनों कितने खतरनाक है। फिर वह आपको कहीं से भी ढूंढ कर आपको ऐसी मौत मारेंगे कि आप कभी भी उनसे बदला लेने के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। कॉल काटकर बेड पर लेट जाती है और रोने लगती है, मुझे माफ कर दो नमन, अगर मुझे पता होता कि हम दोनों इस तरह से अलग होंगे तो मैं कभी तुम्हें खुद के करीब नहीं आने देती। मैं जानती हूँ मेरी शादी होने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगे, ये पूरी फैमिली मुझसे नफरत करेगी, लेकिन तुम सबको सही सलामत रखने के लिए मुझे ये करना होगा। मैं तो रब से यही दुआ करूंगी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करे। और वहीं बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, वह नोटिफिकेशन देखकर उसके हाथ पर कंपनी लगते हैं और वह फोन को वहीं पटक देती है और अपने पैरों को सपोर्ट कर बेड पर बैठ जाती है और कहती है, नहीं नहीं, ये सब कुछ बाहर नहीं आ सकता, किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता, मैं अपनी फैमिली को खुद की वजह से शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। यही सब सोते हुए वह बेड पर लेट जाती है और उसकी नींद कब लगती है उसे पता ही नहीं चलता। वह बेड पर लेट जाती है और उसकी नींद कब लगती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह 6 बजे सुरभि तैयार होकर होटल से निकल जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता कि वह कब चली गई। वह एक मंदिर में पहुंचती है तो देखी है वहां एक लड़का दूल्हे के कपड़ों में खड़ा था। उसे लड़के को देखकर सुरभि की आंखों में नफरत उतर आती है, लेकिन वह कुछ नहीं करती और जाकर मंडप पर बैठ जाती है। धीरे धीरे उसकी शादी की सारी रस्में पूरी होती हैं। फिर बारी आती है सिंदूर और मंगलसूत्र की, तो वह लड़का उसे सिंदूर लगा
देता है और मंगलसूत्र पहने देता है। उसके बाद पंडित जी कहते हैं शादी संपन्न हुई और आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। तब वह लड़का उठकर खड़ा हो जाता है और पंडित जी के पर छूटता है। पंडित जी उसे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सुरभि अभी भी बैठी एक तक हवन की अग्नि को देख रही थी, जिसमें आज उसका प्यार, उसका हर एक रिश्ता स्वभाव हो चुका था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वह लड़का सुरभि के पास आता है और उसे खड़ा करता है और अपना चेहरा हटा देता है। चेहरे के पीछे के चेहरे को देखकर सुरभि शॉक हो जाती है और 4 कदम पीछे हट जाती है। रहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ। नमन की आंख लग जाती है, पर दूसरी तरफ सिंघानिया विला में इस वक्त करण सुरभि के सामने खड़ा था और करण की आंखें गुस्से से लाल थी, क्योंकि फिर भी खुद को कारण को हाथ भी नहीं लगने दे रही थी और उसने हाथ में चक ले रखा था। क्या करूं, उसने सुरभि कुछ हुआ तो खुद की जान लेगी। कारण सुरभि से 2 कदम पीछे हटे खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये चाकू हटाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी ना। अगर तुम्हें चोट लगी तो तुम जानती हो ना कि मैं क्या करूंगा। हम इस कमरे में अजनबी की तरह रहेंगे, लेकिन इस कमरे से बाहर हमें के हैप्पी मैरिड कपल की तरह रहना है, क्योंकि मैं अपने माँ पापा दादा दादी चाचा चाचा को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। अगर तुम्हें मेरे प्यार का भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, पर तुम खुद को कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। मैं तुम्हारे कभी करीब आने की कोशिश नहीं करूंगा, ये वादा है मेरा। प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारी रूह से, तुम्हारे जिस्म से नहीं। अब जब तक तुम खुद मेरी तरफ नहीं आओगी, तुम खुद अपने रिश्ते में आकर नहीं बढ़ोगी, मैं तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। ठीक है, चाकू रखो। रखने के बाद शरीर वॉशरूम में चली जाती है, अपने कपड़े बदल कर आती है। जब कारण उसका चेहरा देखा है तो वह समझ जाता है, फिर भी वॉशरूम में रो रही थी। तभी कमरे के गेट पर कोई नौकरी करता है। जब करण गेट खोलना है तो सामने खड़े इंसान को देखकर वह शौक के मारे कुछ बोल नहीं पाता। तभी करण की माँ बोलती है ऐसे क्यों खड़े हो बेटा। कुछ नहीं मॉम, बस आपको इस वक्त अपने कमरे के बाहर देखकर थोड़ा अजीब लगा। बताए कुछ नहीं बेटा, बस ये दूध का गिलास देने आई थी। ठीक है, दूध का गिलास देखकर वहां से चली जाती है। करण राहत की सांस लेता और कहता है मन को कुछ नहीं पता चला, वरना माँ कामाख्या परेशान हो जाती। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज की सुबह कुछ लोगों के लिए खास थी तो कुछ लोगों के लिए परेशानी और तनाव से भरी हुई थी। वही इन सब से बेखबर हमारी सनम अभी सोई हुई थी, क्योंकि कल रात बहुत लेट से सोने की वजह से उसकी नींद अभी तक नहीं खुली थी। भाई अभिमन्यु और नमन तैयार होकर हाल में बैठे सनम का आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सनम अभी तक नीचे नहीं आई थी। तभी अभिमन्यु कर अपने कमरे की तरफ जाते हुए नमन से कहता है तुम नाश्ता स्टार्ट करो, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आता हूँ। अभिमन्यु जब अपने कमरे में पहुंचता है तो देखा है सनम अभी भी सो रही थी। वह अपनी गर्दन नाम हिला के सनम के पास जाता है और कहता है बच्चे उठ जाओ, कितना सोगी, तो मैं ऑफिस नहीं जाना है क्या, पर तुम्हारी वह सेक्रेटरी भी आज नहीं आई है, कुछ हुआ है क्या। उसे खेती का जिक्र सुनकर अचानक से सनम उठकर बैठ जाती है और कहती है हाँ, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मैंने उससे बोला था कि मैं अपने आप आ जाऊंगी, तो वह से मीटिंग की तैयारी कर रही होगी। वह जल्दी से उठकर बाथरूम में भाग जाती है और आधे घंटे बाद तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाती है। नमन को देखकर उसके सिर पर हाथ रखकर रहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, नमन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तभी बाहर से एक सर्वेंट आकर कहता है मैं आपके लिए कोई यह बुके देकर गया है। सनम बुक के लेकर टेबल पर रख देती है, उसमें लगे हुए नोट को पढ़ने लगती है। उसे नोट को पढ़कर सनम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसे बुक को उठाकर टेस्ट में फेंक देती है। उसके थोड़ी देर बाद ही एक बुकी और आता है। अभिमन्यु सनम की तरफ देखकर बोलता है ये कौन भेज रहा है, पता नहीं अभी कौन भेज रहा है। और सर्वेंट से कहती अब कोई अगर बुक अकेले किया है ना, उसको बाहर से भगा देना, अंदर लाने की जरूरत नहीं है। सर्वेंट हाँ बोलकर बाहर चला जाता है। वह तीनों अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अभिमन्यु सनम को छोड़ने उसके ऑफिस गया हुआ था और नमन अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस चला जाता है। इंट्रेस्ट रुकती है तो वहां खड़े हुए बहुत सारे एम्प्लॉय यूजर को देखने लगते हैं। तभी उसे कर से अभिमन्यु बाहर निकलता है। अभिमन्यु इतना हैंडसम था कि वहां काम कर रही सारी लड़कियां उसे देखकर आए भरने लगती है। अभिमन्यु दूसरी साइड जाकर कर का डोर खोलना है तो वहां से सनम निकलती है। सनम को अभिमन्यु के साथ देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और फिर सनम अभिमन्यु का हाथ पकड़कर उसे ऑफिस के अंदर लाती है। फिर सबको अटेंशन करके बोलता है आप सब जाना चाहते थे ना हमारे इस कामयाबी के पीछे, और हमें इतना मोटिवेट करने के पीछे किसका हाथ था, तो मिलिए इनसे, मीट माय हस्बैंड अभिमन्यु आहूजा। सनम के अनाउंस करने से ही वहां चारों तरफ तालियां बजाने लगते हैं और सब लोग उन दोनों को मुबारकबाद देते हैं। तो अभी मैं मजाक करते हुए कहता है अभी 1 महीने बाद हमारी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो आप सब लोग पहले से ही इनवाइटेड हैं और कार्ड मैं आपको जरूर भेजूंगा। और हाँ, अपनी मैं का जरा ख्याल रखिएगा, वह इतनी खूबसूरत है कि लड़के देखकर फिसल जाते हैं सब लोग। अभिमन्यु
की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी अभिमन्यु कुछ लड़कों की तरफ देखकर कहता है, और आप लोग मॉर्निंग दे रहा हूँ, मेरी बीवी के सामने नजरें नीचे रखना, क्योंकि उसे नजरें मिला के बाद तुम्हें भी नहीं करता। और हाँ, जिन नजरों में आज जो कुछ इमोशंस दिखाई दिए हैं ना, आगे से मुझे ये दिखाई ना दे, वरना तुम्हें इस पूरे वर्ल्ड में कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि अभिमन्यु आहूजा कौन है पता कर लेना वहां से अपने सनग्लासेस लगाकर। और सनम के माथे को चुनकर निकल जाता है। वही उसकी धमकी सुनकर सारे लड़कों की हालत खराब हो जाती है। फिर सनम वहां से अपने केबिन में चली जाती है। जब वह केबिन में पहुंचती है तो पूरा कैबिनेट गुलाब के फूलों से भरा हुआ था और वहां पर बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे। ये सब देखकर सनम का दिमाग खराब हो जाता है। वह भी उनके बुलाकर सब कुछ बाहर दिखा देती है, फिर अपना काम करने लगती है। बैक टू बैक कास्ट की बहुत सारी मीटिंग थी, क्योंकि कल उसने सारी मीटिंग को कैंसिल कर दिया था। तभी सनम के ऑफिस के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से ओम, अरुण जी और पूजा जी निकलते हैं। सारी चेकिंग हो जाने के बाद गार्डन लोगों को अंदर जाने देता है। रिसेप्शन पर आकर ओम सनम से मिलने के लिए बोलता है तो उसे रिसेप्शनिस्ट से बहुत ही पॉलिटली बोलती है, सर मैं इस वक्त एक मीटिंग में है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तभी वहां करती आती है और उन लोगों को देखकर पहचान जाती है और उन लोगों से कहती है, ये सर, और इसे अपने रिश्ते बोलते, ये लोग मैं की पेरेंट्स हैं और यह भाई, तो ये कभी भी आए ओके मैं के ऑफिस में पहुंचा देना। तो उन सबको लेकर सनम के ऑफिस में चली जाती है। उन्हें वहां बिठाकर उनके लिए स्नैक्स और कॉफी का ऑर्डर देकर वह फिर से मीटिंग रूम में चली जाती है। वहीं ओमपुरी ऑफिस को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी उसकी नजर अभिमन्यु और सनम की फोटो पर पड़ती है, जिसमें सनम अभिमन्यु की पीठ पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। वह हाथ पैर कर कहता है, हमारी एक गलती ने हमसे हमारी हंसती खेलती सनम को छीन लिया, लेकिन हम बहुत जल्द उसे वापस पकड़ रहेंगे। 3 घंटे बीत जाते हैं लेकिन सनम मीटिंग से नहीं आती। तभी कीर्ति आती है और कहती है, सॉरी सर, लेकिन मैं आपसे नहीं मिल सकते क्योंकि मैं को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर चली गई। अब वह कल ही ऑफिस आएंगे तो उसके बाद वह घर जाएंगे। और कीर्ति की बात सुनकर कीर्ति से कहता है, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं वह हमसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए वह सिटी घर चली गई होगी। कोई बात नहीं, तुम्हारा काम है, तुमने मैं इन्फॉर्म कर दिया इसलिए डेट चली मॉम। और वहां से सब लोग चले जाते हैं। करती रहती है, सॉरी सर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं आपसे मिलने से साफ मना कर दिया था। नहीं, दूसरी तरफ समर्थ अपने कमरे में बैठा सनम की फोटो को देखकर उसे पर हाथ फेर रहा था और कह रहा था, बहुत जल्द तुम मेरे पास मेरी बाहों में मेरे कमरे में होंगे, मैं तुम्हें उसे अभिमन्यु आहूजा से छीन लूंगा। क्योंकि समर्थ अगर तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता है तो तुम्हारे लिए उसे अभिमन्यु आहूजा की जान ले भी सकता है। और वह एक चाकू उठाकर अपने सीने पर सनम का नाम लिखने लगता है। समर्थ का पागलपन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से उसके चारों दोस्त बहुत परेशान थे। और सबसे ज्यादा परेशान अमायरा थी, क्योंकि वह अपने खिलौने भाई को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन वह जानती थी समर्थ जिस रास्ते पर चल रहा है वह रास्ता उसे उसकी बर्बादी की तरफ ले जा रहा था। वह लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि समर्थ सनम को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन समर्थ की सिर्फ सनम पाठ की हुई थी। अब उसे किसी भी कीमत पर सनम चाहिए थी और वह अपने पूरे सीने पर जगह जगह सनम का नाम लिखने लगता है। उसके पूरे सीने से खून निकल रहा था, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी हमारा अभय से कहती है, अभय, समर्थ की बीमारी फिर से उसे पर हावी हो रही है, हम क्या करें, कहीं अपने पागलपन में सनम की जिंदगी बर्बाद ना करते। अब कहता है, हम इसको यहाँ से लेकर कहीं दूर चलते हैं, लेकिन वह नहीं जाएगा, ना तो हम उसके सोने के बाद उसे लेकर जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी एक गलती की वजह से सनम की जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसलिए हम उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। सब हाँ कहते हैं। वही सनम जब अपने मैंशन पहुंचती है तो देखी है कि अभिमन्यु पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सनम अभिमन्यु की गोद में बैठ जाती है और अपना शहर उसके सीने में छुपा लेती है और कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ अभी। सनम के मुंह से पहली बार हबी सुनकर अभिमन्यु बहुत खुश हो जाता है। वही दूसरी तरफ हमारा समर्थ की हरकतें देख देख कर परेशान हो चुकी थी। अब उसे लग रहा था कि बस समर्थ को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाए। क्या इतना आसान था समर्थ को सनम से दूर ले जाना जितना वह लोग सो रहे थे? समर्थ का ये पागलपन सनम और अभिमन्यु को जिंदगी में कौन सा तूफान लाने वाला था, ये तो आने वाला भक्ति बताने वाला था। क्योंकि समर्थ का पागलपन और जुनून अभिमन्यु और सनम के रिश्ते में कुछ सुलाने वाला था, या तो दूरियां या कभी न मिटने वाली नजदीकियां। तो बताए समर्थ का पागलपन किस हद तक जाएगा सनम के लिए, और जब सनम और अभिमन्यु को पता चलेगा समर्थ के बारे में तो क्या रिएक्ट होगा, उन दोनों का कमेंट करके जरूर बताएं। आप जिस तरीके के कमेंट करेंगे स्टोरी में इस तरीके के एपिसोड आएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।